तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां आज हर हाथ में मोबाइल और सुपर फास्ट इंटरनेट आ चुका है, वहीं मनोरंजन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग भी लगातार जारी हैं। बेशक आज का युवा टेलीविजन के धारावाहिकों की जगह वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद करने लगा है, लेकिन बदलाव के इस दौर में भी टेलीविजन के कुछ धारावाहिक आज भी दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित कालजयी धारावाहिक रामायण का। जहां एक और रामायण ने अपनी शानदार और दिव्य प्रस्तुति से एक इतिहास रच दिया, वहीं दूसरी ओर घर घर में टेलीविजन पहुंचाने का श्रेय भी धारावाहिक रामायण को ही जाता है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर उम्र हर धर्म के लोगों का चहेता धारावाहिक हुआ करता था रामायण। दर्शकों पर धारावाहिक रामायण का असर आज भी उतना ही बरकरार है। दोस्तों, रामायण हर किसी का पसंदीदा धारावाहिक तो है ही, साथ ही साथ इस धारावाहिक से जुड़े हर कलाकार से भी दर्शकों का एक रिश्ता सा बन चुका है। वो भी इतना गहरा कि लोग आज भी उन्हें उनके नाम के बजाय उनके द्वारा अभिनीत पात्रों के नाम से ही जानते हैं। भले ही आज वो कलाकार पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन दर्शक आज भी उन्हें उतना ही मान सम्मान देते हैं और उनके बारे में जानने को आज भी उतने ही उत्सुक रहते हैं। नारद टीवी का प्रयास हमेशा से ही दर्शकों को उनके पसंदीदा कलाकारों से रूबरू करवाने का रहा है, और इसी क्रम में आप सबकी डिमांड पर आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 80 के दशक की मशहूर और व्यस्ततम टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका चिखलिया से, जिन्होंने धारावाहिक रामायण में अपने दमदार अभिनय से माता सीता के चरित्र को जीवंत कर दिया। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारद टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। मसलन आपकी पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और घर में पारिवारिक माहौल कैसा रहा? पैदाइश मेरी मुंबई की है और मैं बहुत छोटी थी, फिर मेरे डैडी ने जॉब लिया बड़ौदा गुजरात में, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए 3-4 साल के लिए। मम्मी डैडी और मैं, हम लोग 3 थे काफ़ी अरसे तक। उसके बाद मेरी बहन का जन्म हुआ, उसके बाद मेरे भाई का जन्म हुआ। मेरे भाई का जब जन्म हुआ तब हम लोग कलकत्ता थे। सो शुरुआत के दिन तो हम लोग मुंबई और बड़ौदा के बीच में थे। उसके बाद मैं जब 8 साल की थी तब हम लोग कलकत्ता मूव हो गए थे, और उसके बाद हम लोग चेन्नई गए 1-1.5 साल के लिए, एंड देन वापस मुंबई आ गए और फिर करियर की शुरुआत हो गई थी। कैसे दिलचस्पी हुई अभिनय के प्रति बचपन में? बचपन से एक शौक था। मुझे लगता है हर लड़की को एक होता है, या तो लड़की के हर एक को होता है एक्ट्रेस बनना, एक्टर बनना, एयर होस्टेस बनना। उनको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सज धज के तैयार हो जाओ। एक्टिंग तो बहुत इजी चीज़ होती है, इसलिए सब लोग को लगता है कि सब लोग कर पाएंगे। और मैं कैमरा से कभी शाई नहीं थी, फोटोजेनिक बहुत हुआ करती थी। अभी भी खैर फोटोजेनिक तो मतलब हूँ, तो मतलब ये सब चीज़ें थी। एंड शायद किस्मत में हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री रही होगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे ऑफर्स सामने से आते थे। हमारे हमेशा नेबर्स कोई ना कोई एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हुआ करते थे। जैसे एक दौर था जब रमेश देव करके एक एक्टर डायरेक्टर थे, जो मराठी के बहुत फेमस कैरेक्टर एक्टर थे, और हिंदी में भी बहुत अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने पिक्चर की हुई है। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब कलकत्ता में उत्तम कुमार के साथ मुलाकात हुई। मद्रास में बहुत सारे उनके लोकल प्रोड्यूसर्स, समहाउ पता नहीं पहचान हो गई थी डैडी की, और उन्होंने भी ऑफ़र किया था। जब पाली हिल पे हम लोग रहते थे तो यश चोपड़ा हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे। तो मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट हमेशा रहा है एक इंडस्ट्री के साथ, और मैं सामने से ही ऑफ़र्स आई हैं। अब जस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, जैसे बचपन में बहुत सारे बच्चे रहते, सोचते हैं उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अलग अलग तरह के सपने होते हैं, तो आपका अभिनय ही था या फिर आपने कुछ और सोच रखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अब मुझे बहुत क्लियर था कि मैं और कुछ नहीं करूँगी, मैं एक्ट्रेस ही बनूँगी, बहुत क्लियर था। तो मतलब ऐसे कोई डाउट ही नहीं था, बहुत क्लियर है। कुछ सपने रहे होंगे, कुछ आपको वाला कुछ? डैडी बहुत एजुकेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, LLB, FCA। मेरी पूरी जो फैमिली है, चिखलिया फैमिली जिसको, मेरी फादर साइड ऑफ द फैमिली, तो वो पूरे सब लोग फार्मासिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो उनको हमेशा ये था कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ या फार्मासिस्ट करूँ या मेडिकल लाइन में जाऊँ, लेकिन मुझे कभी शौक नहीं था। एंड
बस तो फिर मतलब डैडी को ये था कि पढ़ लिख के कुछ बनो टाइप्स, लेकिन बहुत छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दिया काम करना और पढ़ाई मैंने कंप्लीट की, बीए मैंने किया विद इंग्लिश ऑनर्स। लेकिन ऑफ कोर्स बीए विद इंग्लिश ऑनर्स से कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं बन सकता विद दैट काइंड ऑफ डिग्री। पर ये था कि एक डैडी को एक खुशी मिली कि भाई मेरी बेटी ने एजुकेशन कंप्लीट की। अच्छा, कुछ पिताजी का कुछ अलग रिएक्शन रहा, कुछ गुस्सा हुए या फिर जब आपने अपना अलग? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं और मुझे बहुत शौक था। तो जब हम लोगों ने बात की तो डैडी को लगा ठीक है कोई बात नहीं। एंड एक्चुअली जब ऑफर्स आने लगी तब उनको रियलाइज़ हुआ कि बहुत सीरियस है ये लोग, माँ बेटी। एंड उनको ये लगा कि बहुत छोटी हैं, अभी नहीं करना चाहिए और थोड़ा मतलब समय जाने दो, पढ़ाई थोड़ी कर लो फिर करो। फिर ये हुआ कि भाई राजश्री फिल्म्स की अपने सामने से ऑफ़र आई एंड थिंग्स वर्कड आउट। पर उनको हमेशा ये था कि एक पिक्चर करके ख़त्म कर लेना, ज़्यादा मत करो, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई शुरू करो, कोई एक कॉन्क्रीट करियर बनाओ, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि इसे करियर कहा जाता है। हाँ। वो कौन सी फिल्म रही जहाँ से आपके करियर की शुरुआत? सुन मेरी लैला राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर थी और उसमें मैंने हीरोइन का रोल किया था। राजकिरण करके एक एक्टर हुआ करते थे जिन्होंने काफ़ी मतलब काम किया, राजकिरण जी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है, बट वेरी गुड एक्टर। तो उनके साथ मेरी पहली फिल्म हुई थी। उसके बाद बात करते हैं टेलीविज़न की। काफ़ी सारे आपके टीवी सीरियल पॉपुलर हुए। सबसे पहले विक्रम बेताल से शुरुआत करते हैं। विक्रम बेताल से पहले कुछ था जब आप टेलीविज़न? नहीं, बहुत काम किया। विक्रम बेताल तो बहुत लेट आई, मुझे सीरियल्स कोई भी याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने बहुत काम किया था। मैंने सागर्स के यहाँ पे जो मैंने काम शुरुआत किया था वो दादा दादी की कहानी यहाँ से शुरू की थी। उसके बाद विक्रम बेताल आई एंड उसके बाद रामायण की मैंने, और रामायण के बाद मैंने टीपू सुल्तान की, संजय खान की। तो उसके पहले तो मैंने बहुत सारी सीरियल्स की थी, छोटी मोटी सीरियल्स थी जो मतलब एक एपिसोड हो, 2 एपिसोड्स हों। थोड़ी सीरियल ऐसी थी जहाँ पे छोटी छोटी कहानियाँ होती, हर एक एपिसोड की एक एक कहानियाँ होती है। मैंने बहुत काम किया था, बहुत बिजी रहती थी मैं। एंड उसके बाद जब सागर्स के साथ मिलना हुआ तो एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप हो गया और फिर मुझे लगा कि मुझे और कहीं बाहर काम नहीं करना है और मैं सागर्स के साथ काफ़ी बिजी रहती थी। बात करते हैं रामायण की, क्योंकि रामायण के लिए आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं और दर्शक अब आज भी इसके लिए आपको याद करते हैं। तो रामायण से उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे जुड़ा हुआ, कैसे आपका चयन हुआ और फिर आगे कैसे उसके बाद जो प्रसिद्धि मिली आपको? रामायण में बेसिकली बहुत सिंपल रहा रामायण का दौर, क्योंकि उन्होंने मुझे साइन किया एंड उसके बाद वो लोग खुद नहीं बना पाए काफ़ी अरसे तक। उसके बाद हमने दादा दादी की कहानी शूटिंग की, उसके बाद विक्रम बेताल की शुरुआत कर दी, लेकिन मैं साइन हुई थी रामायण के लिए उनके साथ। एंड उसके बाद उन्होंने वापस स्क्रीन टेस्ट शुरू किए, तो सब एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के स्क्रीन टेस्ट शुरू हुए एंड उसके बाद फाइनली काफ़ी स्क्रीन टेस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। एंड बस उसके बाद तो मतलब ये था कि कुछ भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि 1 तारीख से 28 तारीख तक हम लोग स्टूडियो, उमरगांव स्टूडियो में रहते थे एंड बहुत बिजी रहते थे। और पापा जी का काम भी ऐसा था कि रात को ही शूटिंग करते थे हम लोग, मतलब तैयार हो जाते थे लेकिन 4-5 बजे शाम को और 6 बजे शूटिंग करने जाते थे सेट पे, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम लोग सनराइज़ के टाइम पे वापस स्टूडियो से बाहर निकलते थे। सो ये हो गया था और 1 से 28 तारीख तक की उनको डेट्स भी चाहिए थी। तो पूरी बाहर की दुनिया से मतलब दूसरा काम कुछ भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया वो 4-5 साल के लिए। एंड उसी में बिज़ी हो गए। उसके बाद शोज़ करने लगे रामायण के लिए, और उसके बाद रामायण के बाद मैंने रीजनल पिक्चर्स बहुत सारी की, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, जिस किस्म का काम चाहिए था वो मुझे हिंदी इंडस्ट्री में नहीं मिला। तो रीजनल मूवीज़ मुझे बहुत अच्छा मतलब काम दे रहे थे, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस, बहुत सुपरस्टार्स के साथ, मतलब उनके जो लोकल सुपरस्टार्स थे उनके साथ मुझे काम मिलता था विद गुड रोल्स। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मैंने वो सब शुरू किया। एंड उसके बाद टीपू सुल्तान की सीरियल की मैंने उनके साथ, और उसके बाद तो खैर मैं पार्लियामेंट में आ गई हूँ।
रामायण के बाद और रामायण के पहले के जो आपका करियर ग्राफ था उसमें क्या आपको अंतर लगा? देखिए, रामायण के पहले में भी मैं बहुत पॉपुलर हो गई थी टेलीविज़न सीरियल पे। मतलब उस वक्त भी जब मैं दादा दादी करती थी या दादा दादी के पहले भी जब मैं काम करती थी तो कोई ज़्यादा लोग करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी। सो आई वॉज़ वेरी वेरी पॉपुलर। जैसे अगरबत्ती की ऐड हो, साड़ी की ऐड हो, निरमा की ऐड हो, मतलब हर किस्म के एड्स मैंने किए, डिटर्जेंट्स मैंने किए, साड़ीज़ मैंने की हुई हैं। तो आई वॉज़ वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर। रामायण के बाद मैं ये कहूँगी कि जो नेशनल पॉपुलैरिटी थी उससे मुझे इंटरनेशनल फेम मिल गई। मतलब 80% जो पॉपुलैरिटी वो 1000 हो गई। यू नो, नॉर्मली होता है 100 आउट ऑफ 100 होता है, तो वो 80-90 तक की पॉपुलैरिटी थी आउट ऑफ 100। रामायण क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, आई थिंक इट वाज 1000 आउट ऑफ 100 वो टाइप का। अगर बैरोमीटर पे अगर आप देखें तो उस हिसाब से मतलब परिवर्तन आया। अच्छा, रामायण की शूटिंग के दौरान का कुछ दिलचस्प वाक्य आपको अगर कुछ ध्यान में हो जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? हम लोग शूटिंग के टाइम पे बीच पे जाके बैठते थे रात को जब चांद निकलता था। अच्छे से पिकनिक होती थी क्योंकि कोसों मतलब मीलों तक कोई नहीं आता था उस रोड पे, स्टूडियो पे सुनसान रहा करता था। इट वाज वेरी वेरी लाइक अ फैमिली। मतलब साउंड रिकॉर्डिस्ट बोलो या कैमरामैन बोलो या एक्टर्स बोलो, मतलब एकदम फैमिली टाइप का मतलब था। और क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं तो सज धज के कोई बाहर तैयार भी नहीं होते थे। वही ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट, नाइट ड्रेसेस, मतलब नाइट ड्रेस तो खैर नहीं, ट्रैक पैंट टी शर्ट पे ही, मतलब यू नो सभी लोग ऐसे ही घूमते थे। तो एक फैमिली बन गई थी। एंड इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जहाँ मेरा बेडरूम था, मतलब मेकअप रूम का बेडरूम जो भी था, उसके ऊपर एक पूरा डॉर्मेट्री जैसा था। वहाँ पे रात को मतलब अगर एक दिन ऑफ मिला हो, अगर मैं सोई हूँ तो रात को ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि रावण वेट कर रहा है, बंदर को भेजो, राक्षस को भेजो, 3 राक्षस भेजो। फिर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्ला रहा है कि भाई बंदर की पूंछ निकल गई, ठीक से लगाते क्यों नहीं हो। तो ये सब चीज़ें होती थी। सो उस टाइम पे जब करते थे तब ऐसी कोई नई बात नहीं लगती थी। लेकिन अब मुड़ के देखो, नॉर्मल सीरियल्स करते हैं, जब नॉर्मल पिक्चरें करते हैं तो ये लगता है कि ओ माय गॉड, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, इट वाज फनी। एंड पेरेंट्स मेरे महीने में एक बार कभी कभी यू नो आ जाते थे, कभी मम्मी आती थी, कभी डैडी आ जाते थे। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो पूरा उसका क्या बोलते यू नो सिचुएशन बहुत अलग होती हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की। उस टाइम पे ना फ़ोन, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे। हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे फ़ोन करने के लिए क्योंकि वहाँ पे भी कोई फ़ोन नहीं हुआ करता था। सो अच्छा रहा था। मतलब हमारे जो बंदर्स थे वो अगर उनको प्यास भी लगती थी तो वो स्ट्रॉ के साथ पानी पीते थे। एंड अच्छा था, इट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब हर चीज़ वहाँ पे हम लोग शूटिंग के टाइम पे बहुत बार ऐसा बनता था कि मॉनसून्स के टाइम पे अचानक वो आवाज़ अगर हुई, लाउड आवाज़ हुई, तो वो ग्रीन कलर के स्नेक्स निकलते थे। और शूटिंग इतनी इंटेंस है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कैरी ऑन करना पड़ता है। मतलब यू नो ओवर द शोल्डर शॉट है तो आपको नज़र आ रहे कि यहाँ से 6-7 स्नेक्स घूम रहे, यहाँ से सांप आ रहे, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर वर्क। यू नो मतलब नज़र आ रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बोलना ही पड़ता, ख़त्म ही करना पड़ता है। क्योंकि वी हैड एन एयर टाइम कि ये टाइम पे उनको VHS दिल्ली भेजनी पड़ती थी। सो वो टाइप, आई मीन इट्स डिफरेंट। अब बात करते हैं रामानंद सागर जी की, एक बहुत ही महान हस्ती, कह सकते हैं कि कलयुग का रामायण, जिसे पहले तो रामायण पढ़ा जाता था, उसके बाद रामलीला के मंचन के माध्यम से देखा जाता, लेकिन एक रामायण जब उन्होंने बनाया तो घर घर तक पहुंचा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? रामानंद सागर जी was a visionary, very hard working। और जैसे बोलते ना, हर एक इंसान कुछ करने के लिए पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाई राज कपूर के साथ, बरसात,
फिर धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ चरस, पिक्चरें भी बहुत चली उनकी, फ्लॉप भी बहुत हुई हैं, लेकिन आई थिंक ही वॉज मेंट टू डू रामायण। एंड हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जुड़े थे, लेकिन ही वॉज अ गुड सोल। जो उनकी आत्मा थी वो बहुत प्योर थी। एंड जैसे हम जब भी फ्लाइट में जाते थे, तब फ्लाइट में बैठने के बाद वो हमेशा मेडिटेशन करते थे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि ये एक अद्भुत चीज़ है फ्लाइट में जाना, कि ना आप ज़मीन में है ना आप आसमान में है। तो वो हमेशा मेडिटेशन करते थे। फिर बहुत कर्म की बातें करते थे। मेरे साथ तो हम लोग का तो बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, और मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे बहुत शौक़ है ये सब बातें करने का, सुनने का, जानने का कि क्या होता है लाइफ में। तो ही वॉज नॉट अ फिल्मी पर्सन, क्योंकि मैंने जो सागर साहब को जाना है वो एक आध्यात्मिक गुरु के तौर से मैंने उनको देखा है, सिर्फ एक डायरेक्टर के तौर से नहीं देखा है। सो आई थिंक मेरी जर्नी उनके साथ बहुत बहुत क्या बोलते हैं इसको, द राइट वर्ड इज़ वेरी इनरिचिंग। इंग्लिश में इनरिचिंग इज़ द राइट वर्ड, कि बहुत कुछ जानने को मिला है उनसे। हाँ, 90s के बाद, 90 के दशक बीतते बीतते अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो फिल्में या फिर टेलीविज़न उसके बाद भी आपने किया? मैंने संजय खान की लास्ट टीपू सुल्तान की, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया है। रामायण के बाद टीपू सुल्तान किया था। रिसेंटली भी आपकी बाला मूवी आई है? हाँ, बाला आई थी। मैंने एक गुजराती पिक्चर की, गुजराती सीरियल से मैंने शुरुआत की, फिर गुजराती पिक्चर मैंने की, उसके बाद मैंने बाला किया। कितना लंबा वक्त रहा दोनों के बीच में? टीपू सुल्तान के बाद 25 साल। 25 साल बाद आप 2019 में? हाँ, उसके बाद मैं बाला में नजर आई। कैसा अनुभव रहा पहले से 25 साल बाद और अब 2019 में काम करें? मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया है, सो आई कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस, बट वेरी क्विक, वेरी फास्ट, टेक्निकली भी बहुत साउंड हो गए हैं। मतलब जिस तरीके से वैनिटी वैन्स के तो बहुत बड़ी खोज हो गई है। हम लोग को तो मतलब वो पर्दा रख देते थे, अगर कपड़े चेंज करने का रास्ते पे करना है, किसी के घर पे जाके करना पड़ता था, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी ज़रा हेल्प कर दीजिए। प्रोडक्शन के लोग जाते थे कि भाई हमारी हीरोइन है, ज़रा कमरा दे दीजिए। वो टाइप की सब चीज़ें हुआ करती थी। मेकअप मैन भी एक पर्दा रख देते थे अगर कुछ साड़ी वाड़ी एडजस्ट करनी है तो। बट अब तो इतना लाइफ कंफर्टेबल हो गया, इतनी अच्छी अच्छी वैनिटी वैन्स हो गई विद बाथरूम, सोने की मतलब फैसिलिटी हो गई। तो कंफर्ट इज़ वेरी हाई, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब अगर 2-4 कैमरा रख दिए तो आपके एडिटिंग इज़ ऑल्सो मच फास्टर। पहले तो ये था कि भाई एक कैमरा से आप 3 एंगल में आप शूटिंग कर रहे हैं, मतलब 3 बार सेम चीज़ करोगे आप, तो बहुत बहुत डिफरेंट हो गया है। अच्छा, आने वाले समय में भी आपको दर्शक देख सकेंगे पर्दे पर? आई होप सो कि दर्शक मुझे देख सकें, कोई अच्छा काम मिले, क्योंकि मैं डेफिनेटली काम करना चाहती हूँ एंड अच्छा काम करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं दोबारा आऊँ तो पता नहीं अगर किस किस्म का मुझे काम मिले, पर एक अलग किस्म का मतलब काम होना चाहिए। जैसे बाला में एक अलग किस्म की माँ का रोल था, क्योंकि मुझे सिर्फ माँ की रोल्स नहीं करने, मुझे एक ऐसा रोल चाहिए जहाँ कुछ मतलब बनता है, कोई इम्पैक्ट छूटती है। भले बाला छोटा रोल था लेकिन फिर भी एक बहुत इम्पैक्टफुल था, क्योंकि वो लड़की का जो हीरोइन की जो मतलब जहन है, उसकी थिंकिंग है, उसकी थिंकिंग इस तरीके से इसलिए है क्योंकि वो माँ उसके थिंकिंग को डाइवर्ट करती हैं। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स ओन वे। तो एक इम्पॉर्टेंट अगर रोल मिले, अच्छा रोल मिले, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क एंड कम बैक, क्योंकि इसलिए वापस आई हूँ कि दर्शक बहुत मिस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे लगा कि काफ़ी समय निकल चुका है और मुझे कुछ करना चाहिए। अंत में नारद टीवी के दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहें? बहुत ही ज़्यादा देखते रहते हैं कमेंट्स में, हमारे पास भी मेल आते हैं, आप व्हाट्सएप पे आपके बारे में काफ़ी कुछ पूछते रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनका रिक्वेस्ट था कि आपको हम नारद टीवी पर लेकर आएँ। अच्छा। उनके बारे में कुछ आप कहना चाहें उनके लिए? सभी व्यूअर्स को मेरी शुभकामनाएँ एंड थैंक यू वेरी मच। शायद आपका प्यार है जिसकी वजह से आज नारद टीवी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुंबई आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड जिस तरीके से आपने प्यार दिखाया है, बस दिखाते रहिए। और अगर मेरी कोई पिक्चर आए, कोई सीरियल आए, उसको सराहिएगा, प्यार दीजिएगा।
एंड धन्यवाद एंड आप सबको खूब खूब प्यार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, हम Thank you. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।